हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर पर आने से पहले हमें ये देखना है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, और ऑस्मोसिस से पहले हम ये देखेंगे कि डिफ्यूज़न क्या होता है, क्योंकि डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस है ये नॉर्मली हम अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में देखते रहते हैं। और फिर देखेंगे कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, और फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे। देखिए, पहले डिफ्यूज़न को देखते हैं। डिफ्यूजन का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है, तो इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं, सॉल्यूशंस में डिफ्यूजन को देखते हैं। वैसे तो गैसेज में तो हम देखते ही हैं कि कोई भी गैस है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर भागती है। जैसे कि कोई परफ्यूम की बोतल हमने कमरे में किसी कोने में स्प्रे किया, तो वो धीरे धीरे अपनी हाई जहाँ स्प्रे किया है वहाँ कंसंट्रेशन हाई रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे रूम में फैल जाती है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है। जब कोई सब्सटेंस अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है, तो ये प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाती है। और ऐसा ही हम लिक्विड सॉल्यूशंस में भी देखते हैं कि वाटर में यदि हमने कॉपर सल्फेट का कोई पार्ट डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ का जो वाटर है वो डार्क ब्लू होगा। लेकिन इसमें जब डिफ्यूजन की क्रिया शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे ये जो कॉपर सल्फेट का जो पार्ट हमने डाला था वो डिजॉल्व हो जाएगा पूरा, और पूरा ही सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है। ठीक है, तो फिर ऑस्मोसिस क्या है? देखिए, ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, लेकिन जब इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो वो देखने में या सुनने में थोड़ी डिफरेंट लगती है, अलग लगती है, इसके अपोजिट लगती है। और ऑस्मोसिस वाला जो पॉइंट है वो नोट्स में अंदर न डाल के मैंने आगे क्वेश्चंस में उसको रखा है, और पहला ही क्वेश्चन ऑस्मोसिस से रिलेटेड मैंने याद दे रखा है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑस्मोसिस को लेकर ही है, और इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट molecules flow at their own from the low concentration side to the high concentration side through a semi permeable membrane is known as osmosis। यानी कि इसमें हमें सुनने में ये लगता है कि कोई सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो कर रहा है, और किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से पास होने देती है। ठीक है, सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। ऐसी मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ज़्यादातर एनिमल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, और अगर आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो बनाई जाती है वो ज़्यादातर सेलोफेन की बनाई जाती है, फिनॉल की बनाई जाती है। तो इस ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ये कंटेनर लिया है जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगा दी है, और इसके एक साइड में हमने लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भरा है, ठीक है, और दूसरी साइड में हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भरा है। लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें जो सॉल्यूट है वो कम है, और हाई कंसंट्रेशन का मतलब इसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो जब डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, और उसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की साइड में फ्लो करने लग जाते हैं। यही ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। ठीक है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर क्या करने लग जाते हैं? फ्लो करने लग जाते हैं, और इसका लेवल बढ़ने लग जाता है। हाई कंसंट्रेशन वाले साइड में जो सॉल्यूशन था उसका लेवल बढ़ने लग जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल
लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की साइड से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की साइड में आ रहे हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। ठीक है, तो जो डिफ्यूजन है उससे थोड़ा बोलने में ये ऑस्मोसिस अलग लगता है। एक इसका डिफरेंस भी हम देख लेते हैं, डिफरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। देखिए ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम डिफरेंस कर रहे हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, रिप्रेजेंट द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस बाय लेबल डायग्राम। तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है, आपके नोट्स में है। जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उनमें ये है, इसलिए मैंने इसको नोट्स में वहाँ शामिल नहीं किया। ये अलग से क्वेश्चन बना के डिटेल में इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्स्ट डिफरेंस क्या है? ऑस्मोसिस में हम क्या कहेंगे, इन दिस प्रोसेस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। डिफ्यूजन में इन दिस प्रोसेस नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। ये तो नेचुरल है, अपने आप ही होगी, लेकिन इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करेंगे। ये ऑस्मोसिस भी नेचुरली होती है, लेकिन इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। सेकंड, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये मेन बात है, इसमें मेन बात यही है कि ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करता है, ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है। और डिफ्यूजन में क्या होता है, इट टेक प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। थर्ड है, इट टेक प्लेस ओनली इन सॉल्यूशंस, बट डिफ्यूजन इट टेक प्लेस इन गैसेज एज वेल एज इन सॉल्यूशंस। फोर्थ डिफरेंस है, इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन विद हायर कंसंट्रेशन। और डिफ्यूजन के लिए क्या बोलेंगे, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स। ये डिफ्यूजन स्टॉप नहीं किया जा सकता। आपने स्प्रे कर दिया है अगर परफ्यूम का कमरे में, तो वो पूरे कमरे में फैलेगा ही, उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। जबकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को ऑस्मोटिक प्रेशर लगाकर हम स्टॉप कर सकते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस भी हो सकती है, वो आगे हम बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस की। तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस था, आपने अपनी टेक्स्ट बुक में देखा होगा और ये नोट्स लिख भी लिए होंगे कॉपी में। ये इनका लेबल डायग्राम है। यहाँ देखिए डिफ्यूजन को डायग्राम के से शो कर रखा है। इसमें बस एक चीज़ देखनी है कि ये जो डायग्राम बना रखा है ये कॉपर सल्फेट को लेकर बना रखा है, और यहाँ जो इसको डिस्क्राइब कर रखा है वो पोटेशियम परमैंगनेट को लेकर कर रखा है। लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम में करना है तो फिर आप कॉपर सल्फेट का लेकर डायग्राम बना रहे हो तो कॉपर सल्फेट को ही यहाँ पर डिस्क्राइब करना है आपको, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो रेड या वॉयलेट कलर का होता है, तो उसको जब हम डालते हैं वाटर में तो वो धीरे धीरे पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। ऐसा ही कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम में कॉपर सल्फेट को दिखा रखा है, जब डाला था तो इस यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ कम थी, लेकिन थोड़ी देर बाद डिफ्यूजन हुआ और पूरा सॉल्यूशन कैसा हो गया, होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया है, यानी कि ब्लू कलर है वो पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड हो गया है। जबकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को इस तरह से ये डायग्राम बना रखा है। इफ़ वी पुट grapes in a concentration solution of NaCl, the grapes shrink, but if we put kismis or grapes into pure water, they swell. It is a phenomenon of osmosis. देखिए समझा रखा है किसमिस को लेकर, ग्रेप्स को लेकर। ग्रेप्स को NaCl के सॉल्यूशन में रखेंगे तो ग्रेप्स का जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि बाहर का सॉल्यूशन जो है वो कंसनट्रेट है और ग्रेप्स के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं
तो ग्रेप्स के अंदर का जो वाटर है वो बाहर आ जाता है। और किशमिश में उल्टा होता है, किशमिश के अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जब वाटर में रखते हैं तो वो कंसंट्रेशन लो है, तो बाहर का वाटर किशमिश के अंदर चला जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। और यहाँ जो ये डायग्राम शो कर रखा है, ये जो डायग्राम है ये शुगर सॉल्यूशन को लेकर बना रखा है कि इसमें एक शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये नीचे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसके बांध दी है, ठीक है, और बाहर प्योर सॉल्वेंट है, यानी कि बाहर कंसंट्रेशन लो है और इसके अंदर कंसंट्रेशन हाई है। तो जो वाटर है बाहर से इसके अंदर, इधर से नहीं जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर से इसके अंदर घुसना शुरू हो जाता है और इसका जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको हम एक अलग डायग्राम से ऐसे भी शो कर सकते हैं। देखिए, दो पार्ट कर सकते हैं कंटेनर के लेकर, एक तरफ शुगर सॉल्यूशन भर देंगे और दूसरी तरफ वाटर भर देंगे, तो ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो जो डायग्राम हमने नोट्स में देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, वैसे भी कर सकते हैं। दो पार्ट बना सकते हैं कंटेनर के और एक पार्ट में शुगर सॉल्यूशन, दूसरे में वाटर भर सकते हैं और फिर हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस दिखा सकते हैं, और ऐसे भी सही है। अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस हमने देखा कि लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करते हैं, वो ऑस्मोसिस है। तो यहाँ जो हाई कंसंट्रेशन वाला जो पार्ट है जिसमें ये सॉल्यूशन भरा है हाई कंसंट्रेशन, इसका लेवल बढ़ने लग जाता है। अगर हम इस हाई कंसंट्रेशन वाली साइड पर प्रेशर लगाएं, ठीक है, इस वॉल्यूम को बढ़ने ना दें, इसकी साइड पर प्रेशर लगाया जाए और वो प्रेशर इतना हो कि ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो रुक जाए, तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, यही जो प्रेशर है क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगी, द एक्सेस मैकेनिकल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाई पाई। और सेकंड डेफिनेशन हम इसकी क्या बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच प्रिवेंट द फ्लो ऑफ मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, ठीक है। और इसको इस डायग्राम से हम शो भी कर सकते हैं, ऑस्मोसिस को भी शो कर रहे हैं इसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी शो कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पर सॉल्यूशन है। समझ रहे हो बात को, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर है और यहाँ पर वाटर में कोई सॉल्यूट भी मिक्स है, जिससे ये हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन हो गया है, या फिर ये सॉल्यूशन बन गया है जिसकी कंसंट्रेशन अब हाई है इससे, सॉल्वेंट से। तो सीधी सी बात है, सॉल्वेंट इस साइड में फ्लो करेगा हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर, यही ऑस्मोसिस है। लेकिन हमने इस साइड में ये प्रेशर अप्लाई कर दिया है जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं, तो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो क्या हो गई है, रुक गई है, ठीक है। तो ये प्रेशर क्या कहलाया, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इस डायग्राम के द्वारा। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। उसके लिए हम पहले इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉ देखते हैं, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे कि गैस है, उसके कुछ रूल्स हमने 11th क्लास में पढ़े थे, गैसेज रूल। ऐसे ही जो लिक्विड होता है, उस जो डाइल्यूट लिक्विड होता है उसमें भी जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसेज के मॉलिक्यूल गैस में जैसा बिहेवियर करते हैं, ऐसे ही सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में बिहेव करते हैं। तो जो लॉ हमने गैस के लिए बनाए थे वैसे ही लॉ यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए भी बना सकते हैं। उन्हीं को
वान हाफ ने काम में लेकर गैसेज लॉ को अपने कुछ लॉ बनाए हैं, जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर का मैथमेटिकल फार्मूला क्रिएट करेंगे। द बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन ए गैस। सो वान हाफ हैज अप्लाइड द गैस लॉ on the dilute solution and has derived a solution equation. Solution law are as like this. First law है वान हाफ बॉयल्स नियम। तो गैस का जो बॉयल जो लॉ था वो हमें पता ही है कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो वान हाफ ने कहा कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। सेकेंड लॉ है वान हाफ चार्ल्स लॉ। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन विद कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर वी प्रोपोर्शनल टू टी। और थर्ड लॉ है वान हाफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो टेम्परेचर होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्ट और थर्ड लॉ को हम कंबाइन करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं। तो जब हम इन इक्वेशंस को मिक्स करते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल टू टी थर्ड लॉ है और पाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो इस दोनों ही इक्वेशंस को हमने कंबाइन करके क्या लिख दिया है, पाई प्रोपोर्शनल टू t/v। ठीक है, और प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट काम में लेंगे, सॉल्यूशन कांस्टेंट s से जिसे डिनोट कर रहे हैं। पाई इज इक्वल टू ST/v, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई वी इज इक्वल टू ST फॉर 1 मोल, और n मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू NST। हेयर s द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू दैट ऑफ गैस कांस्टेंट r। तो s की जगह हम r भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, पाई वी इज इक्वल टू NRT। तो देखिए ये इक्वेशन क्या बनी, पाई वी इज इक्वल टू NRT। जैसे कि गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू NRT, सेम वैसे ही इक्वेशन ये बनी। ये याद रखना है आपको, गैस ये जो लॉज हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ये इतने नहीं पूछे जाते। इनका मकसद तो सिर्फ ये था कि हमें ये इक्वेशन बनानी थी। अब इससे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए एक इक्वेशन बनानी, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, NVRT। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का, और एक फार्मूला ये हो गया पाई इज इक्वल टू CRT। ये C क्या है, कंसंट्रेशन है, यानी कि N/V इज इक्वल टू C होता है। ठीक है, N/V इज इक्वल टू C होता है। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT, या फिर हम n की वैल्यू, यहाँ n को एक्सपेंड करें तो n बराबर क्या होगा, n यहाँ सॉल्यूट के लिए है NB, n यानी कि NB, तो WV/MB। तो NB की वैल्यू यहाँ रखें तो ये फार्मूला क्या बन सकता है, पाई इज इक्वल टू WBRT/MBV। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए 3 फार्मूले हमारे पास हैं। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। जब हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो ये तीनों ही फार्मूले हमें याद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी फार्मूले को अप्लाई करवा सकता है। डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे रखी है सॉल्यूशन की तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, R और T की वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी। डायरेक्ट कंसंट्रेशन ना देकर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है और सॉल्यूट के मोल्स दे रखे हैं तो फिर इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन के सॉल्यूट के मोल्स ना देकर सॉल्यूट का वेट दे रखा है और उसका मोलर मास दे रखा है तो फिर इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल आगे देखेंगे तो उसमें डिटेल में मैं समझाऊंगा।
और इस फॉर्मूले से हम सॉल्यूट का मोलर मास भी काउंट कर सकते हैं। एम बी को इस साइड में लगे, एम बी इज इक्वल टू डब्लू बी आर टी लिख दो या डब्लू आर टी लिख दो अपॉन पाई वी। ठीक है, तो अगला टॉपिक यही था कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। ये वॉन्ट ऑफ इक्वेशन है, इसके लिए पाई इज इक्वल टू ये हो गया, एन की वैल्यू रखी तो ये वैल्यू बन गई पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन एम बी वी। हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए सॉल्यूट का। ठीक है, मोलर वेट बोल दो, मोलर मास बोल दो या मॉलिक्यूलर वेट बोल दो। ये एम बी इधर गया है तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है मॉलिक्यूलर वेट का। अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, सॉल्यूट का वेट दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है और फिर हमें मॉलिक्यूलर वेट पूछता है सॉल्यूट का, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो ये अच्छे से हमें समझ में आ जाएगी।